हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी 147। आज के वीडियो के अंदर हम वीकली न्यूज एनालिसिस को कवर करेंगे, जिसमें 24 से लेकर 30 जुलाई 2023 तक के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं, साथ ही क्वेश्चन से रिलेटेड स्ट्रेटेजी को इसको हम डिटेल से कवर करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का हमारा इंपॉर्टेंट लेक्चर, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है प्रतिवर्ष कारगिल युद्ध दिवस ये कब मनाया जाता है। तो कारगिल युद्ध दिवस ये हर साल मनाया जाता है 26 जुलाई को। क्यों बनाया जाता है 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस? क्योंकि ये बात है लगभग आज से 24 साल पहले की, सन 1999 की। तो 1999 के अंदर एक तो देश था अपना देश भारत और एक था पाकिस्तान। तो भारत और पाकिस्तान के मध्य सन 1999 के अंदर कारगिल युद्ध हुआ था, जो कि 1999 के अंदर मई से लेकर जुलाई तक चला था। और इस युद्ध की समाप्ति कब हुई थी? 26 जुलाई सन 1999 को हुई थी। इसीलिए 26 जुलाई को प्रतिवर्ष कारगिल युद्ध दिवस बनाया जाता है। बात कर लेते हैं कारगिल का युद्ध समाप्त हुआ था 26 जुलाई 1999 को। इसके द्वारा भारतीय सेना के द्वारा इसके लिए एक ऑपरेशन चलाया गया था, जिसका नाम आपको याद रखना है, ऑपरेशन विजय। तो कारगिल युद्ध के अंदर ऑपरेशन विजय ये भारतीय सेना के द्वारा चलाया गया। इसीलिए कारगिल वार के इन्हीं वीरों की कहानियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए हर साल 26 जुलाई को कारगिल युद्ध दिवस मनाया जाता है। चलिए यहीं पे हम जुलाई माह के कुछ इंपॉर्टेंट डे को कवर करेंगे। जैसे 1 जुलाई को मनाया जाता है जीएसटी दिवस, 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, 17 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस, 18 जुलाई नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट है 20 जुलाई को विश्व शतरंज दिवस मनाया जाता है, 24 जुलाई को आयकर दिवस के रूप में मनाया जाता है, 26 जुलाई ये कारगिल विजय दिवस। और कारगिल युद्ध के अंदर कारगिल विजय के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन विजय। नेक्स्ट है 27 जुलाई को सीआरपीएफ यानी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, इसकी स्थापना दिवस मनाया जाता है। 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस और 29 जुलाई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस ये कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 29 जुलाई को। तो 29 जुलाई को प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस ये बनाया जाता है। चलिए यहीं पे हम बात कर लेते हैं टाइगर की। तो टाइगर की बात कर लेते हैं। टाइगर के यदि साइंटिफिक नेम की बात की जाए तो इसका साइंटिफिक नेम है पैंथेरा टिग्रिस। तो पैंथेरा टिग्रिस ये टाइगर का साइंटिफिक नेम है। टाइगर स्टेट की बात की जाए तो ये मध्य प्रदेश है। और टाइगर डे ये हर साल 29 जुलाई को मनाया जाता है। यदि बात की जाए कि भारत के अंदर टोटल टाइगर रिजर्व कितने हैं, तो इनकी संख्या है 53 यानी 53 टाइगर रिजर्व भारत के अंदर है। राष्ट्रीय बाघ प्राधिकरण के द्वारा सन 2018 के अंदर भारत में कुल बाघों की संख्या ये 2967 बताई थी, जिसमें सबसे अधिक बाघ मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है 526 और कर्नाटक इसमें सेकंड नंबर पे, जिसमें बाघों की संख्या है टोटल 524। चलिए यहीं पे हम बात कर लेते हैं 1973 की। तो 1973 के अंदर एक तो थी इंदिरा गांधी और एक थे कैलाश साकला। इंदिरा गांधी और कैलाश साकला के नेतृत्व के अंदर प्रोजेक्ट टाइगर नामक कार्यक्रम ये 1973 के अंदर शुरू किया और शुरुआत के अंदर 9 बाघ अभ्यारण्य की स्थापना की गई थी। बात कर लेते हैं शुरुआत उत्तराखंड के राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? जो आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं यही है आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 के ब्रांड एम्बेसडर, जिनका नाम क्या है? शाहरुख खान। चलिए यहीं पे हम आईसीसी वनडे क्रिकेट विश्व कप 2023 की बात करेंगे, जिसके ब्रांड एम्बेसडर अभी हाल ही में शाहरुख खान को बनाया गया है। आयोजन की बात की जाए तो 2023 का जो वनडे विश्व कप होगा, इसका आयोजन अपने देश भारत के अंदर किया जाएगा। यह इसका 12वें नंबर का संस्करण है। और कप्तान की बात की जाए तो यह है रोहित शर्मा। इसका फाइनल मैच यह नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद के अंदर खेला जाएगा। और पहले वर्ल्ड कप इसका आयोजन सन 1975 के अंदर किया गया था, जो कि इंग्लैंड के अंदर हुआ था। और इसमें यदि बात की जाए विजेता टीम कौन सी थी, तो यह वेस्ट इंडीज थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में कोरिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का युगल खिताब किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर है एक तो है सात्विक और एक है चिराग। तो सात्विक और चिराग इन दोनों की जोड़ी ने कोरिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का युगल खिताब जीत लिया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सात्विक और चिराग। चलिए यहीं पे हम बैडमिंटन से रिलेटेड
कुछ इंपॉर्टेंट कप हो गए, इंपॉर्टेंट ट्रॉफियां हो गई, जिसको किस किस ने जीता है उनको कवर कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले बात कर लेते हैं इंडोनेशिया ओपन की। इंडोनेशिया ओपन को सात्विक और चिराग ने जीता था। इसी से साथ साथ अभी मैंने बताया था कोरिया ओपन, इसको भी सात्विक और चिराग ने जीता था। तो कोरिया ओपन हो गया, इंडोनेशिया ओपन हो गया, स्विस ओपन हो गया और एक है थॉमस कप। इन सभी को सात्विक और चिराग इन दोनों ने जीता है। कनाडा ओपन को लक्ष्य सेन ने जीता है। ओरियल्स मास्टर्स की बात की जाए तो इसको प्रियांशु राजावत ने जीता है। मलेशिया मास्टर्स यह HS प्रणय इन्होंने जीता है। बात कर रहे थे फुटबॉल की, तो फुटबॉल से रिलेटेड एक कप है जिसका नाम क्या है, डूरंड कप। यह एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है और 1888 के अंदर इसका आयोजन हिमाचल प्रदेश के अंदर किया गया। नेक्स्ट है संतोष ट्रॉफी, जिसका संबंध फुटबॉल से है। यूरो कप का संबंध फुटबॉल से हो जाएगा। कोपा अमेरिका कप, संतोष ट्रॉफी और मोहन बागान क्लब, इन सभी का संबंध फुटबॉल से है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं बैडमिंटन की, तो बैडमिंटन में उबेर कप हो गया और एक है थॉमस कप। क्रिकेट की बात की जाए तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी और एक है CK नायडू ट्रॉफी, इन सभी का संबंध क्रिकेट से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने खड़क नदी बेसिन परियोजना को मंजूरी दी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओडिशा ने। तो ओडिशा सरकार के द्वारा खड़क नदी बेसिन परियोजना, इसको अभी हाल ही में मंजूरी दी है। यहीं पे यदि बात की जाए कि ओडिशा के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, तो यह हो जाएंगे नवीन पटनायक। तो नवीन पटनायक यहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री है। यदि यहाँ की राजधानी की बात की जाए तो ओडिशा की राजधानी क्या है, भुवनेश्वर। और ये जो खड़क नदी बेसिन परियोजना है, इसका उद्देश्य क्या है, सिंचाई हो गई, पेयजल हो गया या फिर भूजल के स्तर में सुधार करने के लिए इस परियोजना को मंजूरी दी है। चलिए यहीं पे हम कुछ प्रमुख बांधों को कवर करेंगे, जैसे अलमाटी बांध, ये कृष्णा नदी के ऊपर कर्नाटक राज्य के अंदर स्थित है। नेक्स्ट है ओंकारेश्वर बांध, जो कि मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है, नर्मदा नदी के ऊपर। सरदार सरोवर बांध, यह भी नर्मदा नदी के ऊपर है। गांधी सागर बांध चंबल नदी के ऊपर मध्य प्रदेश के अंदर बसा हुआ है। मेंटूर बांध कावेरी नदी के ऊपर तमिलनाडु के अंदर। टिहरी बांध ये भागीरथी नदी के ऊपर स्थित है, उत्तराखंड के अंदर। ध्यान देना है, ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है। और एक है हीराकुंड बांध, मोस्ट इंपोर्टेंट है हीराकुंड बांध, जो कि महानदी के ऊपर बसाया गया है उड़ीसा के अंदर। लेकिन ध्यान देना है, हीराकुंड बांध जो है ये सबसे लंबा बांध है। तो दोनों इंपॉर्टेंट है। एक तो क्या है कि भारत के सबसे ऊंचे बांध की बात की जाए तो यह है टिहरी बांध, लेकिन बात की जाए कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है, तो यह है हीराकुंड बांध। पोंग बांध ये व्यास नदी के ऊपर है, हिमाचल प्रदेश के अंदर। नेक्स्ट है नागार्जुन सागर, ये कृष्णा नदी के ऊपर। इडुक्की बांध पेरियार नदी के ऊपर स्थित है, केरल के अंदर। भाखड़ा नागल बांध ये सतलुज नदी के ऊपर है। पंचेट बांध और तिलैया बांध ये दोनों के दोनों बराकर नदी के ऊपर स्थित है, झारखंड के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में देश का 4 रनवे वाला हवाई अड्डा ये कौन सा बन गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि कहाँ पे स्थित है, दिल्ली के अंदर। यहीं पे ध्यान देना है, अभी हाल ही में इंदिरा गांधी जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, यहाँ देश की पहली एलिवेटेड क्रॉस टैक्सी वे ये सेवा शुरू की थी। तो पहली एलिवेटेड क्रॉस टैक्सी वे सेवा यह भी इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर शुरू की गई। ध्यान देना है, दिल्ली के अंदर कुल विधानसभा की सीटें ये 70 है, लेकिन दिल्ली में कुल 10% मंत्री बन सकते हैं। दिल्ली के अलावा अन्य सभी जगह पर यदि बात की जाए तो यहाँ पे 15% मंत्री बन सकते हैं। पहले एशियाई खेल जिनका आयोजन 1951 के अंदर दिल्ली के अंदर किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दक्षिणी चीन सागर में आए तालीम टाइफून का नामकरण ये किस देश ने किया है? तो तालीम टाइफून इसका नामकरण किया है अभी हाल ही में फिलीपींस ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फिलीपींस। नेक्स्ट यहीं पे हम बात कर लेते हैं विश्व मौसम विज्ञान संगठन की, यानी वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 23 मार्च 1950 को की गई थी। इसीलिए 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर स्थित है। और विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी WMO यानी वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसमें 193 देश हैं। तो 193 देशों का यह एक अंतर सरकारीय संगठन है।
नेक्स्ट यहीं पे अभी हाल ही में जो भारत के आसपास के क्षेत्र में जो तूफान आए थे वो कौन कौन से आए थे। अभी हाल ही में आया था एक तूफान जिसका नाम क्या था, बिपरजॉय तूफान। ये अलग अलग आपको यहाँ पे लिस्ट दे रखी है। जैसे बांग्लादेश जो है इसके द्वारा एक निसर्ग नाम दिया गया था, बिपरजॉय नाम दिया गया था। इंडिया के द्वारा गति नाम दिया गया, ईरान के द्वारा दिया गया था निवार नाम, मालदीव के द्वारा बिरवी, म्यांमार के द्वारा तोकाते, ओमान यस, पाकिस्तान के द्वारा गुलाब चक्रवात का नाम दिया गया, कतर के द्वारा शाहीन चक्रवात, सऊदी अरब के द्वारा जावेद, श्रीलंका के द्वारा असनी, थाईलैंड के द्वारा स्ट्रतंग और यूनाइटेड अरब अमीरात के द्वारा दिया गया था मांदोस, यमन के द्वारा दिया गया था मोचा नाम। और अभी हाल ही में जो भारत में तूफान आया था जिसका नामकरण बांग्लादेश ने दिया था, जिसका नाम क्या है, बिपरजॉय तूफान। इन नेक्स्ट फ्यूचर के अंदर, इन फ्यूचर के अंदर दो भी तूफान आएगा, उसका नाम अपने देश भारत के द्वारा दिया जाएगा और इसका नाम रखा गया है तीज नाम। तो यह एक पूरी लिस्ट बनाई गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में किसे भूमि सम्मान पुरस्कार प्रदान किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओडिशा राज्य। ये जो आपको फोटो में दिखाई दे रही है यही है भारत के वर्तमान राष्ट्रपति जिनका नाम क्या है, द्रौपदी मुर्मू। इन्होंने भूमि सम्मान पुरस्कार जो कि ओडिशा राज्य को दिया गया है। भूमि सम्मान पुरस्कार ये उन राज्य को दिया गया जिसने भूमि रिकॉर्ड को ऑनलाइन कर दिया है। तो ऑनलाइन है, जिस भी राज्य ने भूमि रिकॉर्ड को किया है उसको ये पुरस्कार दिया गया है। बात कर लेते हैं ओडिशा की। ओडिशा के वर्तमान में मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक। यहाँ के गवर्नर की बात की जाए तो वर्तमान में गवर्नर गणेशी लाल है। ध्यान देना है ओडिशा के अंदर ही एक मंदिर है जिसका नाम क्या है, कोणार्क सूर्य मंदिर, जिसे ब्लैक पेगोडा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2023 में फीफा की नवीनतम रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम इसको कौन सी रैंक प्रदान की गई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 99वीं रैंक। पहले भारत की रैंक थी 100 नंबर की, लेकिन अभी हाल ही में भारत को रैंक मिल गई है 99 नंबर की। बात कर लेते हैं यहीं पे फीफा की। फीफा की स्थापना 1904 के अंदर की गई थी जिसका मुख्यालय है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड के अंदर। यदि वर्तमान में अध्यक्ष की बात की जाए तो जियानी इन्फेंटिनो ये फीफा के वर्तमान में अध्यक्ष है। फीफा रैंकिंग में यदि फर्स्ट नंबर पे बात की जाए तो फर्स्ट नंबर पे अर्जेंटीना है, सेकंड नंबर पे फ्रांस है और भारत का स्थान है 99वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सबसे कम उम्र में नॉर्थ चैनल पार करने का रिकॉर्ड किसने बनाया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंशुमन जिंगरन। जो आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं यही है अंशुमन जिंगरन, जो कि कहाँ के रहने वाले हैं, ये मुंबई के निवासी है और इन्होंने नॉर्थ चैनल पार करने का सबसे युवा का रिकॉर्ड बनाया है। नॉर्थ चैनल पार करने वाले ये सबसे कम उम्र के व्यक्ति है जिनकी उम्र कितनी है, ओनली 18 वर्ष। नॉर्थ चैनल पार करने वाली यदि बात की जाए सबसे युवा, ये तो हो जाएंगे अंशुमन जिंगरन जो कि 18 साल के थे, मुंबई के निवासी। लेकिन यदि क्वेश्चन पूछ ले कि इंग्लिश चैनल पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन सी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आरती शाह, जिन्होंने 1959 के अंदर इंग्लिश चैनल को पार किया था। और इंग्लिश चैनल पार करने वाले पहले भारतीय पुरुष यह थे मिहिर सेन। नेक्स्ट है 8 डिग्री चैनल, जो कि एक तो मालदीव और एक है मिनिकोय, इन दोनों को आपस में अलग करने का कार्य करता है। 9 डिग्री चैनल ये मिनिकोय और कवरत्ती के मध्य स्थित है। 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार को अलग करता है। 38 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा की बात की जाए तो ये उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के मध्य सीमा रेखा बनाने का कार्य करती है। और 49 डिग्री रेखा ये अमेरिका और कनाडा के मध्य स्थित है। तो ये सारे के सारे पॉइंट एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, इनको एक बार याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के दूसरे सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले मुख्यमंत्री कौन बन गए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नवीन पटनायक। नवीन पटनायक जो है इन्होंने लगभग कितनी 23 साल तक ये सीएम के पद पर रहे हैं और अभी हाल ही में वर्तमान में ये ओडिशा के मुख्यमंत्री है। यदि यहीं पे बात की जाए कि सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले मुख्यमंत्री कौन कौन है, तो पहले नंबर पे आते हैं पवन कुमार चामलिंग जो कि सिक्किम के रहने वाले हैं। सेकेंड नंबर है नवीन पटनायक जो कि ओडिशा के हैं और थर्ड नंबर पे है ज्योति बसु जो कि पश्चिमी बंगाल के रहने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने वाले दूसरे भारतीय गेंदबाज कौन बन गए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रविचंद्रन अश्विन। जो आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं रविचंद्रन अश्विन, यही है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने वाले दूसरे भारतीय क्रिकेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस देश ने लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रूस। रूस की राजधानी आपको ध्यान रखनी है, यहाँ की राजधानी है मॉस्को। और यदि यहाँ के वर्तमान में राष्ट्रपति की बात की जाए तो व्लादिमीर पुतिन, ये यहाँ के वर्तमान में राष्ट्रपति है। और रूस के द्वारा अभी हाल ही में एक तो कौन सा हो गया, लिंग परिवर्तन के ऊपर, और एक है ट्रांसजेंडर विवाह के ऊपर। इन दोनों के ऊपर प्रतिबंध लगाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व व्यापार संगठन के 13वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन की अध्यक्षता ये किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात। तो 13वें नंबर की जो WTO है यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसके 13वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन की अध्यक्षता यह संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा की जाएगी। बात कर लेते हैं यहीं पे WTO की, जिसके फुल फॉर्म है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1995 के अंदर की गई थी। मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड के अंदर। सदस्य देश की बात की जाए तो इसमें 164 सदस्य देश है और अफगानिस्तान इसको अभी हाल ही में जोड़ा गया, यानी 164वां सदस्य देश ये अफगानिस्तान था। महासचिव की बात की जाए तो ये वर्तमान में है नागोजी ओंकाजा-इवेला, जो कि नाइजीरिया के रहने वाले हैं। और 13वें नंबर के जो मंत्री स्तरीय सम्मेलन है, इसके यदि होस्ट की बात की जाए तो यह है संयुक्त अरब अमीरात। तो संयुक्त अरब अमीरात ये इसमें 13वें नंबर के होस्ट हैं। यदि बात की जाए कि 12वें नंबर का होस्ट किसने किया था, तो ये जिनेवा के द्वारा किया गया। और फर्स्ट नंबर की बात की जाए तो पहले नंबर पे इसका होस्ट किया था सिंगापुर ने, यानी पहले नंबर की अध्यक्षता सिंगापुर ने, 12वें नंबर की जिनेवा ने, और अभी 13वें नंबर की अध्यक्षता यह संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने CIF की तर्ज पर औद्योगिक सुरक्षा बल गठित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान के द्वारा। CISF, इसके आपको फुल फॉर्म ध्यान रखनी है। फुल फॉर्म है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। इसी की तर्ज पर राजस्थान के अंदर भी RISF, राजस्थान इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, ये इसका गठन जो है ये राजस्थान के द्वारा किया जाएगा। इसका प्रमुख कार्य क्या है कि औद्योगिक जो इकाइयां होती है इनकी सुरक्षा करना। इसके लिए राजस्थान के अंदर 3 बटालियन, ये 3 बटालियन कहाँ कहाँ पे तैनात की गई है? एक तो है भिवाड़ी के अंदर, एक है बालोतरा के अंदर, और एक है चित्तौड़गढ़ के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट इतिहास में 60 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सयाजुल एजाज इदरस। ये जो सयाजुल एजाज इदरस हैं ये मलेशिया के गेंदबाज हैं। तो ये मलेशिया के गेंदबाज है और यही T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में 7 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बन चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नागालैंड में राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला सांसद कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फागनोन कोनेक्या। जो आपको फोटो में दिखाई दे रही है यही है फागनोन कोनियाक, जो कि राज्यसभा के उपसभापतियों के पैनल में इनको शामिल किया गया है। यहीं पे यदि बात कर लेते हैं कि जो राज्यसभा है इसके वर्तमान में सभापति कौन है, तो यह है जगदीप धनखड़। जो भारत के उपराष्ट्रपति है जगदीप धनखड़, यही राज्यसभा के सभापति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में देश के किस रेलवे स्टेशन को यूनेस्को एशिया पैसिफिक पुरस्कार मिला है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भायखला रेलवे स्टेशन। भायखला रेलवे स्टेशन जो है ये मुंबई के अंदर स्थित है, जिसको अभी हाल ही में यूनेस्को एशिया पैसिफिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यहीं पे हम बात कर लेते हैं यूनेस्को की। तो यूनेस्को के द्वारा विश्व के एक तो सांस्कृतिक और प्राकृतिक स्थानों के संरक्षण के दृष्टिकोण से उन्हें विश्व के धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी जाती है। यूनेस्को की आपको फुल फॉर्म ध्यान रखनी है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 16 नवंबर सन 1945 को की गई। यदि इसके मुख्यालय की बात की जाए तो पेरिस फ्रांस के अंदर इसका मुख्यालय है। महानिदेशक है वर्तमान में आंद्रे जोले और पहले महानिदेशक ध्यान रखना है जूलियन हक्सली। वर्तमान में भारत के अंदर कुल 40 विश्व विरासत स्थल है, जिसमें 32 तो सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक और 1 है मिश्रित स्थल।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय आयकर दिवस कब मनाया गया? तो इसका राइट आंसर है 24 जुलाई को। तो प्रत्येक वर्ष 24 जुलाई को इनकम टैक्स डे मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 24 जुलाई 1860 को जेम्स विल्सन ने पहली बार बजट पेश किया था और उसके बाद में 24 जुलाई को सन 2010 में पहली बार आयकर दिवस मनाया गया। उसके बाद से प्रत्येक वर्ष 24 जुलाई को इनकम टैक्स डे मनाया जाने लगा। नेक्स्ट यहीं पे हम संविधान की बैठक को कवर करेंगे। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। 24 जनवरी सन 1950 को राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत, इन दोनों को अपनाया गया। राष्ट्रीय गान ये पहली बार 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था पंडित विश्व नारायण धर के द्वारा, और राष्ट्रीय गीत ये पहली बार सन 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था रहीमतुल्लाह सैनी के द्वारा। संविधान सभा का प्रथम बार विचार ये एम.एन. रॉय का था और संविधान सभा की पहली बैठक यह 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसमें अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा बने थे और संविधान सभा की द्वितीय बैठक ये 11 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसमें स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेस एक्स के द्वारा लॉन्च होने वाला दुनिया का सबसे बड़ा निजी संचार उपग्रह कौन सा है? ध्यान देना है, स्पेस एक्स कंपनी जो है यह एलोन मस्क की कंपनी है और इसी के द्वारा फॉल्कन 9 के द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा निजी संचार उपग्रह इसको लॉन्च किया जा रहा है, जिसका नाम है जुपिटर 3। ये जो जुपिटर 3 उपग्रह है इसको कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से लॉन्च किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मैंग्रोव संरक्षण दिवस 2023 ये कब मनाया गया? तो इसका राइट आंसर है 26 जुलाई को। ऑप्शन में है नहीं, तो इसका राइट आंसर आपको ध्यान देना है 26 जुलाई। तो 26 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय मैंग्रोव वनस्पति संरक्षण दिवस मनाया जाता है। यदि बात की जाए कि इस दिवस की शुरुआत कब से की गई, तो इसकी शुरुआत सन 2015 से की गई। मैंग्रोव वनस्पति जो है यह लवणता युक्त जल के अंदर पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग देश का पहला मत्स्य पालन अटल इंक्यूबेशन केंद्र कहाँ स्थापित करेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल के अंदर। यहीं पे हम बात कर लेते हैं नीति आयोग की, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई। ध्यान देना है, नीति आयोग से पहले योजना आयोग था जिसकी स्थापना 1950 के अंदर की गई थी, लेकिन 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को खत्म करके इसकी जगह नीति आयोग इसकी स्थापना की गई। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं और वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। उपाध्यक्ष सुमन बेरी है वर्तमान में। और यहीं पे ध्यान देना है, नीति आयोग की यदि बात की जाए पहले उपाध्यक्ष यह अरविंद पनगड़िया थे। वर्तमान में सीईओ BVR सुब्रमण्यम है, जबकि पहले सीईओ थे श्री सिंधु श्री खुल्लर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के 83वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आदित्य सामंत। जो आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं आदित्य सामंत, यही है भारत के 83वें नंबर के ग्रैंड मास्टर। यहीं पे यदि बात की जाए कि ये तो 83वें नंबर के हो गए, लेकिन इससे पहले 82वें नंबर के ग्रैंड मास्टर थे वुपल्ला प्रणीत। जबकि फर्स्ट ग्रैंड मास्टर जिनको तो आप सभी जानते हो, जिनका नाम क्या है? विश्वनाथ आनंद। इनको शतरंज का जादूगर भी कहते हैं। विश्वनाथ आनंद की पुस्तक है माइंड मास्टर। विश्वनाथ आनंद इनको प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 1991-92 में सम्मानित किया गया और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार इसकी शुरुआत भी 1991-92 के अंदर की गई थी। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार इसका भी नाम चेंज कर दिया गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, और इसमें जो पुरस्कार राशि थी 7.5 लाख रुपए, इसको भी बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस 20 जुलाई को मनाया जाता है। भारत के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर की बात की जाए तो यह थे डी मुकेश। यहीं पे हम बात कर लेते हैं मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की। यह भारत का सर्वोच्च सम्मान है खेल जगत के अंदर, यानी खेल जगत के अंदर दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। इसी का पहले नाम था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। यह पुरस्कार खेल व युवा मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है, जिसकी शुरुआत 1991-92 के अंदर की गई थी। पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार यह विश्वनाथ आनंद को दिया गया था। विश्वनाथ आनंद इन्हीं को शतरंज के जादूगर के नाम से जाना जाता है। सर्वप्रथम महिला वर्ग के अंदर ये कर्णम मलेश्वरी को दिया गया था भारोत्तोलन के अंदर, और यह 1993-95 के अंदर दिया गया।
इनामी राशि की बात की जाए तो इसमें पहले इनामी राशि 7.5 लाख रुपए थी, जिसको अभी हाल ही में बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दिया गया। हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने अपनी रिपोर्ट में सभी स्कूलों में स्मार्टफोन पर प्रतिबंध लगाने का वैश्विक आग्रह किया है? तो इसका राइट आंसर है यूनेस्को। यूनेस्को की एक रिपोर्ट थी जिसका नाम क्या था, वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट 2023। इसका शीर्षक था टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन। और इसी रिपोर्ट के अंदर यूनेस्को ने यह वैश्विक आग्रह किया सभी से कि स्कूलों में स्मार्टफोन इसके ऊपर प्रतिबंध लगाया जाए। क्यों? क्योंकि इसका उद्देश्य है मानव केंद्रित दृष्टिकोण, भावनात्मक क्षमता, इनका विकास करने के लिए सभी स्कूलों के अंदर स्मार्टफोन पर प्रतिबंध लगाने का वैश्विक आग्रह है यूनेस्को के द्वारा किया गया। यूनेस्को की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश से 13वां संविधान संशोधन लागू करने का आग्रह किया है? तो इसका राइट आंसर है श्रीलंका। भारत के जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, इन्होंने श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे इनसे आग्रह किया है कि वह अपने देश के अंदर 13वें संविधान संशोधन इसको लागू करें। यहीं पे हम बात करेंगे कि ये 13वां संविधान संशोधन आखिरकार है क्या। ये आपको जो फोटो में दिखाई दे रहा है यह है श्रीलंका। और श्रीलंका के अंदर यहाँ पे उत्तरी पूर्वी एरिया के अंदर एक अल्पसंख्यक समुदाय पाया जाता है जिसका नाम क्या है, तमिल समुदाय, जो कि कैसा है, अल्पसंख्यक समुदाय है। जबकि यहाँ पे पाया जाता है एक सिंगली समुदाय, और जो ये सिंगली समुदाय है यह बहुसंख्या में, यानी यह सिंगली समुदाय यह बहुसंख्या के अंदर स्थित है। तो सन 1978 के अंदर श्रीलंका के अंदर एकात्मक शक्ति थी, यानी कि सारी की सारी शक्तियाँ जो है ये केंद्र के पास में थी। इनमें प्रांत के पास में कोई भी पावर नहीं थी। लेकिन उत्तरी पूर्वी श्रीलंका के अंदर जो अल्पसंख्यक समुदाय है तमिल समुदाय, इन्होंने मांग की कि हमारे पास में शक्तियाँ होनी चाहिए। इसके लिए एक संघर्ष हुआ और वो संघर्ष धीरे धीरे बढ़ता बढ़ता गृह युद्ध के अंदर बदल गया। उसके बाद में बात आती है सन 1987 की। 1987 के अंदर कोलंबो के अंदर भारत के प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, और उस समय श्रीलंका के राष्ट्रपति थे जयवर्धन। इनके बीच में समझौता हुआ तथा उसमें ये कहा गया कि 13वां संविधान संशोधन लाया जाए और उसको लागू किया जाए। तो 15 अगस्त 1987 तक इस 13वें संविधान संशोधन के अंदर क्या कहा गया था कि 15 अगस्त 1987 तक उत्तर पूर्वी श्रीलंका में लगाया गया जो आपातकाल है इसको हटाया जाए। ये जो सिंगली समुदाय है और तमिल समुदाय है, इन दोनों की भाषा को आधिकारिक भाषा बनाया जाए और 9 प्रांतों में शक्तियों का स्थानांतरण किया जाए। लेकिन 1987 से लेके अभी हाल ही में चल रहा है 2023 तक, अब तक इसमें 13वां जो संविधान संशोधन है इसको लागू नहीं किया गया। तो इसीलिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे इनको याद दिलाया है कि वे अपने देश के अंदर 13वां संविधान संशोधन लागू करें। यहीं पे आपको ध्यान देना है कि श्रीलंका की राजधानी है श्री जयवर्धनपुरे कोट्टे। लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप खेलने वाली सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कैसी फेयर का संबंध किस देश से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिणी कोरिया। जो आपको फोटो में दिखाई दे रही है यही है कैसी फेयर, जो कि फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप खेलने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी बनी है। ये जो कैसी फेयर है इनकी उम्र है मात्र 16 साल। तो 16 साल की ये सबसे युवा खिलाड़ी है जो कि फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप खेलेगी। तो ये था आज का हमारा एक इम्पोर्टेंट वीडियो। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 147 इसको सब्सक्राइब कीजिए लेटेस्ट स्टडी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।